दोस्तों फाइनली मेफेयर विचेस सीजन 2 Amazon प्राइम पे एयर हो चुकी है, जिसमें कुल मिला के 8 एपिसोड्स हैं और सीजन 2 को हम 2 वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में हम सीजन 2 के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी, जहां हम बचे हुए एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। अब इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेफेयर विचेस के सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा और उन वीडियोस को मैं पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक कर दूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड 1 का नाम है लैशर और इस एपिसोड के शुरुआत में रोवन को लैशर की नाइटमेयर्स आ रही थी। अब अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन के एंड में लैशर रोवन के वूम्ब से जन्म ले लिया था और इस सीजन में हम देखते हैं कि लैशर कोई ऑर्डिनरी बेबी नहीं था। अगर आपको याद हो तो रोवन की प्रेगनेंसी भी काफी रैपिड थी और लैशर अब जन्म के 2 दिन बाद ही बात करना सीख गया था। बेबी लैशर काफी तेजी से बढ़ रहा था और 5 दिन में ही वो काफी बड़ा दिखने लगा था। 5 दिन के अंदर किसी 10 साल के बच्चे जैसा दिख रहा था। ऐसे में रोवन भी उसका ख्याल रखते रखते परेशान हो गई थी। वहीं घर में हम मिली मेफेयर की आत्मा को भी देखते हैं, जो रोवन से कहती है कि उसे कैथरीन मेफेयर की डायरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस डायरी से शायद रोवन को लैशर के उद्देश्य का पता चलेगा। बेसिकली यहाँ मिली रोवन से लैशर को खत्म करने को कह रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम मेफेयर्स लैशर डेविल है। यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेफेयर फैमिली के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक जो कि लैशर को फैमिली के लिए अच्छा मानते हैं एंड देन कुछ लोग लैशर को डेविल या फिर शाप मानते हैं। एनीवेज रोवन एक बार को तो लैशर के वेन को फोड़ने का ट्राई भी करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उसके दिल में लैशर के लिए प्यार और ममता दोनों थी। खैर आगे रोवन डॉली जीन को मदद के लिए बुलाती है और उनसे लैशर के एबनॉर्मलिटीज के बारे में डिस्कस करती है। रोवन लैशर के इंटेंशंस को लेकर डरी हुई थी क्योंकि रोवन को एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि लैशर का ह्यूमन फ्लैश में जन्म लेना मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। डॉली जीन रोवन को सजेस्ट करती है कि उसे ही लैशर से बात करनी पड़ेगी टू नो कि वो अर्थ पे क्यों आया है। और ओल्ड प्रोफेसी की माने तो जब लैशर धरती पे आएगा तो सारे विचेस की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनफैक्ट हम क्लियरली देख पाते हैं कि रोवन अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। हम ये भी समझ पाते हैं कि शायद कोर्टलैंड को लैशर के उद्देश्य के बारे में पता होगा, क्योंकि कोर्टलैंड लैशर का एलाई था। खैर अब सीन शिफ्ट होकर टेसा की सिस्टर मोयरा पे फोकस करती है, जिसके पास लोगों के थॉट्स को रीड करने की पावर थी। मोयरा बहुत टाइम बाद घर वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ अलिशिया अपनी बेटी टेसा के गुजर जाने के गम से ज्यादा लैशर के परिवार में जन्म लेने से उत्साहित थी। इनकेस आप भूल गए हो तो पिछले पार्ट में हमने टेसा मेफेयर को समाप्त होते हुए देखा था। एनीवेज हम समझ पाते हैं कि जनरली मेफेयर्स मोयरा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इजीली लोगों के थॉट्स को पढ़ सकती थी। इसलिए जब कभी भी मोयरा आसपास होती थी तो लोग म्यूजिक चला दिया करते थे, जिससे मोयरा उनकी थॉट्स नहीं पढ़ पाती थी। यानी म्यूजिक एक तरह से मोयरा के पावर का काउंटर था। मोयरा टेसा की मौत से बहुत दुखी थी और वो लैशर से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने टेसा को क्यों नहीं बचाया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेसा और मोयरा की एक और छोटी सिस्टर थी जिसका नाम है डैफ्नी। वहीं दूसरी तरफ रोवन कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। बेसिकली मेफेयर हाउस में कोर्टलैंड के फादर जूलियन लैशर को कंट्रोल कर पाते थे और वो इकलौते ऐसे थे जो लैशर के सुपरनैचुरल पावर्स को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे। अब डायरी में बाद के कुछ पेजेस जहाँ लैशर का वर्णन था, वो पेजेस किसी ने फाड़ रखी थी। तभी अचानक से ग्रामोफोन बजने लगता है और आप इस ग्रामोफोन को याद रखना, क्योंकि आगे चल के इट इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। वहीं बाहर हम व्यूअर सिप को देखते हैं। सिप वही जो कि टेलामास्का का एजेंट था और वो रोवन पे निगरानी रखे हुए था। रोवन भी ये समझ जाती है और बाहर निकलकर सिप को डराने के लिए सामने ही लाइटनिंग स्ट्रक करवाती है, जिससे सिप भाग जाता है। यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि लैशर के पास होने से रोवन्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो नेचर तक को कंट्रोल कर पा रही थी। वहीं सिप अब एक रोड साइड मोटेल में रुकता है, जहाँ वो एक बाइबल को हाथ में लिए लैशर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रिपीट करता है। इनकेस आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि सिप की पावर ये थी कि वो किसी भी चीज को छू के उसकी मेमोरी एक्सेस कर सकता था। यानी अगर फ्यूचर में वो इस बाइबल को टच करेगा तो उसे क्लियरली पता चलेगा कि वो बाइबल के सामने क्या सब बोला था। सिप का भी मानना था कि लैशर इविल है और वो ये सारी बातें इसलिए दोहरा रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसका सीनियर एल्ब्रेच उसकी यादें मिटा देगा। तो हाँ, इसीलिए सिप इस बाइबल में काइंड ऑफ मेमोरी स्टोर कर रहा था और वो ये बाइबल अर्जुना को दे देता है, सेइंग कि जब तुम मुझसे
अगली बार मिलो तो मुझे ये बाइबल दे देना। लेकिन जब सिप मोटेल वापस आता है तो हम कुछ लोगों को उसे बेहोश करते हुए देखते हैं, सजेस्टिंग कि ये एल्ब्रिच के आदमी थे। खैर अब कहानी 5 दिन बाद की दिखाई जाती है, जहां रोवन देखती है कि यंग लैशर अपने मिल्क टीथ को खुद ही उखाड़ के फेंक रहा था। रोवन अब वापस लैशर को खत्म करने का ट्राई करती है, लेकिन अगेन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब अगले दिन लैशर मेफेयर डॉल के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे अपने प्रीवियस कर्मों के बारे में ठीक ढंग से याद ही नहीं था। रोवन उससे बहला फुसला के पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन यंग लैशर रोवन को कुछ नहीं बताता। और यहाँ कहीं ना कहीं हमें भी फील आता है कि शायद इस यंग लैशर को पता ही नहीं है। इसी दौरान रोवन को गुस्सा आ जाता है और वो सामने विंडो ग्लास को तोड़ देती है, जिससे कुछ पीसेस टूटकर लैशर को इंजर कर देती हैं। रोवन यहाँ उसे तुरंत ही हील करती है, लेकिन हम समझ पाते हैं कि रोवन ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि वो लैशर के ब्लड सैंपल्स टेस्ट करने को भेजना चाहती थी, और इसी टेस्टिंग के लिए वो ये सैंपल्स अपने एक्स बॉयफ्रेंड लार्क के पास भेजती है। रोवन लार्क को कॉल लगाती है, जो न्यूयॉर्क में एक रिसर्चर था, और लार्क की बातों से हमें एहसास होता है कि वो रोवन की मदद तो करेगा, साथ ही साथ वो शायद अब भी रोवन को लाइक करता है। वहीं हॉस्पिटल में रोवन के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, जहां वो कैंसर से पीड़ित एक बच्ची को अपने पावर से हील कर देती है, और ऐसा करने के बाद वो काफी खुश होती है, और इसीलिए मेफेयर रिसर्च फैसिलिटी में वो एज अ हेड न्यूरोसर्जन काम करने का डिसाइड करती है, बेसिकली टू हेल्प पेशेंट्स। वहीं मेफेयर हाउस में हम लैशर को देखते हैं, जो अब एक टीनेजर जैसा दिख रहा था, और वो डॉली से कन्फेस करता है कि उसे एक सपना आता है जहां वो अपने ब्राइड को देख पाता है, लेकिन शायद ब्राइड के बारे में जानकर रोवन को खुशी ना हो। इस पर डॉली उससे कहती है कि वो इसके बारे में रोवन को ना ही बताए। अब अगले सीन में हम सिप को होश में आते हुए देखते हैं, और एज एक्सपेक्टेड उसे एल्ब्रिक ने ही पकड़ रखा था। बेसिकली यहाँ एल्ब्रिक का प्लान था कि वो सिप को यूज करेगा टू कैप्चर लैशर। सिप कहता है कि टलामास्का का काम है इन सारी चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, लेकिन इंटरफियर नहीं करना होता है। तो अब हम लैशर को क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? इस पे एल्ब्रिच कहता है कि क्योंकि टलामास्का को लगता है कि लैशर काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके अर्थ में खुला घूमने से सुपरनैचुरल पावर बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए लैशर को पकड़ना जरूरी है। इनफैक्ट इस ऑपरेशन में टलामास्का मोइरा मेफेयर की भी हेल्प लेने का डिसाइड कर रही थी, क्योंकि देखा जाए तो उसे भी तो लैशर से प्रॉब्लम थी ना। तो हाँ, अब एल्ब्रिच, सिप और मोइरा एक टीम में काम करेंगे, जिनका मोटिव था लैशर को कैप्चर करना। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मोइरा को ये लोग टीम में लिए नहीं है, बट प्लान कर रहे हैं। वहीं रोवन अपने तरीके से लैशर के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं सबसे अनजान मोइरा लैशर से मिलने मेफेयर हाउस में आती है, लेकिन डॉली एंड रोवन उसे मिलने नहीं देते। मोइरा का मानना था कि क्योंकि रोवन को लैशर से बहुत सारी पावर्स मिल रही हैं, तो इसी स्वार्थ के कारण रोवन लैशर को प्रोटेक्ट कर रही है। अब उसी रात रोवन लैशर के लिए डिनर ले जाती है, और लैशर उससे पूछता है कि टेसा कौन थी। इस बातचीत के दौरान रोवन लैशर से सजेस्ट करती है कि मे बी उसके इस धरती पे आने का रीजन ये है कि वो दोनों मिलकर लोगों को हील कर सके या फिर अच्छे काम कर सके, क्योंकि अपेरेंटली लैशर के साथ में होने से रोवन की हीलिंग पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लैशर इस बात को नहीं मानता, और तो और लैशर रोवन को किस करने भी जाता है, जिसे रोवन परेशान हो जाती है और लैशर को ऐसा करने से मना करती है। इस गुस्से में लैशर घर से बाहर चला जाता है। वहीं रोवन भी अब बेसमेंट में कोर्टलैंड को वापस लाने की सोचती है, सो दैट रोवन को पता चल पाए कि लैशर यहाँ क्यों आया है। नाउ रियल वर्ल्ड में तो कोर्टलैंड पत्थर का मूर्त बना हुआ है, लेकिन इन द अदर रेल्म वो खुद को मेफेयर हाउस में भटकता हुआ पाता है। वहाँ कोर्टलैंड के पिता भी होते हैं, जो कि उसे प्रताड़ित कर रहे थे, विच सजेस्ट्स कि कोर्टलैंड और उसके पिता के बीच की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं रही होगी। खैर अब लैशर बाहर एक पार्टी जैसी जगह में जाता है, जहाँ कई सारे कपल्स डांस वगैरह कर रहे थे, और वहीं एक लड़की से लैशर अट्रैक्टेड हो जाता है। बेसिकली लैशर उस लड़की से एक बहुत अच्छी स्मेल पा रहा था, और वो स्मेल से ही अट्रैक्ट हुआ था। ना इसके अगले सीन में लैशर घर आता है, जहाँ रोवन देखती है कि लैशर उसी लड़की को अपने गोद में लिए आ रहा है, और लड़की खून में सनी हुई थी। अब जब तक लैशर उस लड़की को लेकर घर आया था, उसकी जान जा चुकी थी, लेकिन लैशर चाह रहा था कि रोवन उसे जिंदा कर दे। रोवन अब ट्रिक करके लैशर को बेसमेंट में बंद कर देती है, और खुद उस लड़की की बॉडी को पास के लेक में डुबो देती है। क्यों? ताकि किसी को इस हादसे के बारे में पता ना चले। उसी रात लैशर भी बेसमेंट से भाग निकलता है, और हम देखते हैं कि एक ही रात में लैशर टीनेजर से फुली ग्रोन मैन बन चुका था, और जिस लड़की को वो मेफेयर हाउस लेके आया था ना, वो भी एक मेफेयर ही थी। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर वो लड़की समाप्त कैसे हुई? वेल, एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाती है। अब दूसरे एपिसोड का नाम है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ अगेन हम लैशर को देखते हैं, जो कि उसी रात अगेन स्मेल से अट्रैक्ट होके एक और मेफेयर के घर जा घुसता है, जहाँ वो गिफर्ड मेफेयर नाम की औरत से मिलता है। तो लैशर यहाँ गिफर्ड को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, ताकि ये दोनों इंटीमेट हो सके। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी लड़की लैशर को बिना जाने उसके साथ इंटीमेट कैसे हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेफेयर के ब्लड लाइन से लैशर काइंड ऑफ अटैच्ड है, तो नेचुरली उसके पास रहने से मेफेयर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होती
होती थी और शायद इसी कारण से लैशर इतनी जल्दी मेफेयर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा था और लैशर उन्हें स्मेल करके ढूंढता था। खैर, लैशर से इंटीमेट होने के अगले ही क्षण हमें पता लगता है कि गिफर्ड की भी इंटरनल इंजरीज के कारण काफी खून बह गया था, जिससे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो शायद अब आप व्यूअर्स को चीजें समझ में आ रही है कि लैशर मेफेयर फैमिली की औरतों से अट्रैक्टेड हो रहा था, देन वो उन्हें स्मेल करके ट्रैक करता था और जैसे ही कोई भी औरत उससे इंटीमेट होती वो समाप्त हो जाती। क्यों समाप्त हो जाती थी? वेल, इस पॉइंट को हमें क्लियरली तो नहीं बताया गया है, बट वी कैन अज्यूम कि लैशर वाज वेरी पावरफुल, लेकिन बाकी औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और अब तक लैशर ने 2 औरतों की जान ले ली है एंड ऑफ कोर्स दोनों ही मेफेयर्स थी। खैर, अब जैसे ही रोवन को पता चलता है कि लैशर बेसमेंट में नहीं है तो वो तुरंत ही उसे ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उससे पहले लार्क रोवन को कॉल करके बताता है कि उसने जो ब्लड सैंपल्स भेजी है वो काफी अलग किस्म की है, क्योंकि जिसका ब्लड वो टेस्ट कर रहा है उसका ब्लड किसी भी ह्यूमन के ग्रुप से मैच करता ही नहीं है। लार्क के हिसाब से इस ब्लड सैंपल में किसी तरह की मिक्सिंग हुई है या फिर ये ब्लड सैंपल किसी इंसान की है ही नहीं। रोवन लार्क को टेस्ट्स वगैरह कंटिन्यू करने को कह देती है, लेकिन उसे इस ब्लड सैंपल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। खैर, अब कोर्टलैंड थ्राल में भटकते भटकते अपने फादर जूलियन मेफेयर के कमरे में जा घुसता है, जहां उसे उसके डैड दिखते हैं। जूलियन की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कोर्टलैंड को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उन्हें कोर्टलैंड में विच बनने की कोई भी लक्षण नहीं दिखते थे। इनकेस आप सोच रहे हैं कि थ्रॉल क्या है, तो वेल, ये वही एक अलग सा डिमेंशन है जिसमें अंदर फिलहाल कोर्टलैंड की कॉन्शियसनेस फंसी हुई है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो कोर्टलैंड पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। अब रियल वर्ल्ड में जो रोवन से कहती है कि कोर्टलैंड को पत्थर का बनाने से बेहतर है कि उसे हम मार दे, लेकिन रोवन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ही हैड सम काइंड ऑफ ए डील विथ लैशर। जो अपने डैड कोर्टलैंड से नफरत करती थी और वो रोवन से प्रॉमिस लेती है कि वो कोर्टलैंड को कभी भी जिंदा नहीं करेगी। तभी जोजो को कॉल आता है, जहां इन्हें गिफर्ड के समाप्त होने वाली न्यूज मिलती है और कंसर्न्ड होकर उसे देखने सभी लोग चले जाते हैं। वहां जाके रोवन को लैशर के प्रेजेंस का शक हो जाता है और पास में पड़े एक मिल्क कैन को देखकर रोवन समझ जाती है कि ये काम लैशर का ही है, क्योंकि होमलैंडर माफिक लैशर को भी मिल्क पीना बड़ा पसंद था। ऐसे में रोवन जंगल में लैशर को ढूंढने निकल पड़ती है और लैशर उसके सामने आने से डर रहा था, लेकिन रोवन कैसे भी उसे कॉन्फिडेंस में लेकर अपने पास बुलाती है। अब जैसे ही लैशर सामने आता है, रोवन उस पर हमला कर देती है, सेइंग कि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो और किसी न किसी को तुम्हारा ये खूनी खेल रोकना पड़ेगा। लेकिन लैशर बहुत फुर्तीला था, इसलिए वो रोवन के हमलों से बच जाता है। रोवन अब लैशर को नहीं ढूंढ पाती और वहीं लैशर डर के मारे एक स्टोर रूम जैसी जगह पे छुपा होता है, जहां हम देखते हैं कि उसके खून में हीलिंग पावर्स है, मतलब एकदम मैजिक वाली हीलिंग पावर्स, क्योंकि उसके ब्लड से एक इंसेक्ट एकदम रंगीला होके हील हो चुका था। अब अगले सीन में हम सिप को अर्जुना से मिलते हुए देखते हैं, जो उसे एक चिप जैसा कुछ देती है और सिप कहता है कि उसे इस बार बाइबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी मेमोरी अब तक इरेज नहीं करी गई थी। बातों बातों में अर्जुना को भी पता चलता है कि एल्ब्रिक ने उसकी भी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करी है, जस्ट लाइक सिप, एंड अर्जुना इससे हैरान हो जाती है। सिप अर्जुना से कन्फेस करता है कि ऑल्दो वो एल्ब्रिक के लिए काम कर रहा है, बट डीप डाउन उसे ट्रस्ट नहीं करता। अब सिप भी मोइरा पे नजर रखता है, जिसका उसकी माँ से कुछ बहस हो जाती है और वो घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहीं पे सिप मोइरा को अप्रोच करता है एंड सिप उसे टेलामास्का के इस सीक्रेट ऑपरेशन में अपना साथ देने के लिए मना लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि सिप को अब भी रोवन से प्यार है और वो ये ऑपरेशन शायद रोवन को बचाने के लिए भी कर रहा होगा। दूसरी तरफ थ्राल में कोर्टलैंड अपने फादर से टॉर्चर हो रहा था और बातों बातों में जूलियन कोर्टलैंड से कहते हैं कि तुमने लैशर को धरती पे लाया और अब दूसरे उसका फायदा उठाएंगे। कोर्टलैंड पूछता है कि कौन दूसरे, जिसपे जूलियन कुछ नहीं बताता। यहाँ जूलियन बार बार कोर्टलैंड को खाना लाने को कह रहा था और खाना खत्म हो जाने के बाद कोर्टलैंड जूलियन को अपना हाथ ही काट के खाने को देता है, काइंड ऑफ प्रूविंग कि वो कितना वफादार है। लेकिन ये सीन इस बात को भी प्रूव करती है कि जूलियन का अपने बेटे कोर्टलैंड पे कितना ज्यादा ग्रास्प है। ऑफ कोर्स ये सब थ्राल में हो रहा था, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस कुर्बानी से खुश होकर जूलियन कोर्टलैंड को एक हिंट जरूर देता है। दूसरी तरफ लैशर अब घूमते घूमते थक चुका था, देन उसे भूख और प्यास भी लगी थी और ऐसे में वो टेसा के घर जा पहुंचता है, जहां वो वापस अलीशिया मेफेयर को अपना अगला टारगेट बनाता है। अलीशिया पहले से ही लैशर को जानती थी और वो उसके आने से बहुत खुश होती है। अलीशिया लैशर से कन्फेस करती है कि वो हमेशा से ही लैशर को पाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो डिजिग्नी नहीं है। लेकिन आज रात ये दोनों अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं और फिर होना क्या था, लैशर के साथ वो इंटीमेट होती है और इसके बाद अलीशिया भी इंटरनल इंजरी से समाप्त हो जाती है। घर पे उस वक्त अलीशिया की छोटी बेटी डैफ्नी ही थी, लेकिन उसे भी ये सब कुछ सुनाई नहीं देता एज वो अपने कमरे में थी। अब लेट नाइट जब मोइरा घर आती है, तब उसे अपनी माँ सोफे पे मृत हालत में मिलती है और वो सिप को कॉल लगाती है फॉर हेल्प।
वहीं रोवन घर वापस आकर मेफेयर की सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह छानने लगती है ताकि वो लैशर को रोक सके। मिली एज यूजुअल रोवन को दुत्कारती है कि तुम्हारे पास समय था लेकिन तुमने फिर भी लैशर को खत्म नहीं करा और तुम बस अब बहाना कर रही हो दैट यू ट्राइड। अब उसका भी यही मानना था कि क्योंकि लैशर की वजह से रोवन को कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं, इसीलिए वो लैशर को प्रोटेक्ट कर रही है और एल्स उसके पावर्स नहीं रहेंगे। रोवन आगे ये सोचती है कि वो अब एक थंडर स्टॉर्म पैदा करेगी अपने पावर्स से सो दैट लैशर किसी भी मेफेयर वुमेन के सेंट या स्मेल को ट्रैक ना कर सके। अब रोवन अपनी पूरी ताकत लगाकर बारिश करवाती तो है लेकिन अगले ही पल उसे नीचे से लार्क की आवाज सुनाई देती है जो कि न्यूयॉर्क से स्पेशली आया था उसे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स देने। रोवन उसे देख बहुत खुश होती है लेकिन उसे मेफेयर हाउस तो नहीं बुलाती, इंस्टेड लार्क को छोड़ने उसके होटल तक वॉक करती है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है जहां हम लैशर के ब्लड के बारे में जान पाते हैं जिसमें 4 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स थे। ह्यूमंस में यूजुअली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन लैशर में 4 एक्स्ट्रा थे व्हिच मेक्स द ब्लड यूनिक। अब दोनों थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे थे कि तभी रोवन को अलीशिया के खत्म होने की न्यूज मिलती है और वो लार्क से बातें पूरी किए बिना वहां से चली जाती है। वहीं अलीशिया के घर में सिप उसे छू के उनकी लास्ट मेमोरीज देखने की कोशिश करता है जिसमें वो सिर्फ लैशर को खड़ा पाता है। इस पॉइंट तक लैशर का आतंक हद से पार हो चुका था क्योंकि उसकी वजह से मेफेयर लेडीज मारी जा रही थी। इसलिए लैशर के इंटेंशंस को जानने के लिए मेफेयर हाउस में रोवन कोर्टलैंड को रियल वर्ल्ड में लाती है और वो सीधे कोर्टलैंड से पूछती है कि लैशर धरती पे जन्म क्यों लिया है। लेकिन बेवकूफ कोर्टलैंड को कुछ मालूम ही नहीं था। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग लैशर के सीन्स को भी देख के ऐसा लग रहा था कि लैशर को खुद नहीं पता है कि वो धरती पे क्यों है। आई मीन ही ऑल्सो वॉज कंफ्यूज्ड, मतलब ये सब बातें किसी को पता ही नहीं है एक्सेप्ट आई थिंक जूलियन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। बस एक बात अच्छी होती है कि कोर्टलैंड अब फुल फ्लेज्डली रोवन की मदद करने की प्रॉमिस करता है। ऑल्दो हम कोर्टलैंड पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। रोवन कोर्टलैंड को ऑर्डर देती है कि वो सभी मेफेयर्स को इस घर में बुलाए एकत्रित होने के लिए। डजंट मैटर कि वो मेफेयर कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, सबको यहाँ आना है। बेसिकली यहाँ रोवन कुछ तो ग्रैंड स्केल पे प्लान कर रही थी लेकिन इससे पहले प्लान क्या है हमें बताया जाता है, एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड का नाम है कवर द मिरर्स और यहाँ अलीशिया के घर से निकलने के बाद लैशर पार्क में घूमता है और अचानक उसे एक वैम्पायर मिलता है। वैम्पायर लैशर से कहता है कि तुम कोई और ही क्रीचर हो क्योंकि तुम्हारे जैसी एनर्जी मैंने किसी और में नहीं देखी है। वैम्पायर उसे हिदायत देता है कि तुम बहुत पावरफुल हो तो प्ले बाय योर ओन रूल्स, इंसानों की मत सुनो। नाउ इन केस आप सोच रहे हैं कि मेफेयर विचेस के अंदर वैम्पायर्स कहां से आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज एक यूनिवर्स का हिस्सा है विच इज इमॉर्टल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में इंटरव्यू विद द वैम्पायर सीरीज भी आती है जिसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। सो यस, इस यूनिवर्स के अंदर विचेस, वैम्पायर्स, टेलेमास्का सब है और आगे भी इस तरह के क्रीचर्स जुड़ते रहेंगे। कमिंग बैक टू स्टोरी, वैम्पायर की बातों को सुनकर मानो लैशर को एक न्यू होप सी मिल गई थी। दूसरी तरफ कोर्टलैंड सारे मेफेयर्स को पार्टी के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो सबसे एक झूठ बोलता है कि आज सभी लोग पार्टी में आएंगे तो वो लैशर से मिल पाएंगे। और सच बताऊं तो इसी झूठ की वजह से ही सभी लोग पार्टी में आने को तैयार भी होते हैं। रोवन यहाँ सबको सच बताना चाहती थी कि लैशर ही सभी मेफेयर विमेन को खत्म कर रहा है, लेकिन कोर्टलैंड कहता है कि अगर रोवन ऐसा करती है तो लोग रोवन को ही ब्लेम करेंगे क्योंकि लैशर कहीं ना कहीं सबके लिए भगवान जैसा है एंड पीपल नेवर ब्लेम देयर गॉड, रादर दे ट्राई टू फाइंड अ स्केपगोट जिस पे ब्लेम डाला जा सके और इस केस में वो होगी रोवन। तो इट विल बी बेटर अगर रोवन सबसे ये बात छुपा के ही रखे। मेफेयर हाउस की घोस्ट मिली भी रोवन को चुप रहने की हिदायत देती है और रोवन इसी कश्मकश में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं अब सिप एल्ब्रिच को बताता है कि उसने अलीशिया के लास्ट मोमेंट में लैशर को सामने खड़ा देखा था और अब मोइरा भी इनको इत्तला करती है कि कोर्टलैंड कोई बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। मोइरा जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन एल्ब्रिच मोइरा को एज अ मोल पार्टी में जाने को कहता है, मतलब वो अकेले नहीं होगी, इसमें सिप भी उसके साथ होगा, दूर से होगा, हिडन सपोर्ट की तरह। वहीं मेफेयर हाउस में डॉली, जीन और रोवन मिलकर एक प्रोटेक्शन स्पेल बना रहे थे जिसके पीछे रोवन का एक ही उद्देश्य था और वो ये कि वो सारे मेफेयर वुमेन को इस घर में एकत्रित करेगी और जब इनकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर लैशर यहाँ आएगा तो वो लैशर को कैप्चर करेगी या फिर खत्म कर देगी। वहीं कोर्टलैंड भी चुपचाप अपने डैड के कमरे में आकर टेलेमास्का के एजेंट एल्ब्रिच को कॉल करता है लेकिन एल्ब्रिच उससे बात करने के लिए मना कर देता है। वहीं पार्टी वाली रात सिप सारे टेलेमास्का ग्रुप को मेफेयर हाउस के चारों तरफ पहरा देने को कहता है और खुद एल्ब्रिच के पास जाता है। अब एल्ब्रिच यहाँ सिप को कोई भी बात खुल के बता ही नहीं रहा था। इनफैक्ट एल्ब्रिच तो सिप को ये तक नहीं बताता
था कि कब्जा करने के बाद लैशर को कहां ले जाया जाएगा। ऑफ कोर्स इस पे सिप गुस्सा हो जाता है, लेकिन एल्ब्रिच उससे कहता है कि हमारे साथ रहना है तो ऐसे ही टॉलरेट करना पड़ेगा हमें। ये सब सुन के सिप वहां से उठ के चला जाता है। वहीं अगर हम लैशर की बात करें तो वो चलते चलते एक बार तक जा पहुंचता है जहां अंदर उसे बारटेंडर इवलिन मिलती है। लैशर इवलिन से अट्रैक्टेड हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि इवलिन भी एक मेफेयर है जो कि डॉली जीन की बहन है। तभी तो डॉली जीन इवलिन को कॉल मिला रही थी इस गैदरिंग में बुलाने के लिए, लेकिन इवलिन तो बार में बिजी थी इसलिए वो डॉली का कॉल नहीं उठाती। खैर अब मेफेयर हाउस में रोवन और जोजो आपस में बातचीत करते हैं और जोजो रोवन से कहती है कि डैफ्नी अपने मदर अलीशिया के समाप्त होने से परेशान तो थी, तो इसीलिए तुम उसे समझा बुझाकर घर के अंदर ले आओ, एज वो बाहर ही बैठी है। उसी दौरान रोवन जोजो से कहती है कि मैंने हमारे फादर को वापस से जिंदा कर दिया है, एज मुझे उनसे लैशर के इंटेंशंस के बारे में पूछना था। अब जोजो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन वो मैटर की गंभीरता को समझती है और रोवन से किसी तरह का झगड़ा नहीं करती। बट हाँ, वो अपने डैड से कोई भी बात करने को तैयार नहीं थी। अब बाहर रोवन डैफ्नी को समझाती है कि वो डैफ्नी के पेन को समझ सकती है क्योंकि उसकी भी मदर इस दुनिया में नहीं थी। अब क्योंकि डैफ्नी छोटी थी तो रोवन उसे उसकी माँ के हादसे के बारे में नहीं बताती। इनफैक्ट वो झूठ बोल देती है कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो गई थी जिस कारण से ही वो समाप्त हुई। नाउ कैसे भी समझा बुझाकर वो डैफ्नी को मेफेयर हाउस में ले आती है। इसके बाद एक एक करके रोवन सारे गेस्ट वगैरह को वेलकम करती है और गेस्ट उसे लैशर के बारे में पूछते हैं। रोवन बात को संभालने के लिए कह देती है कि लैशर जल्द ही सबसे मिलेगा और सारे लोग मिरर्स को कवर करने लगते हैं। मोइरा भी पार्टी में आती है और कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स मोइरा किसी का भी माइंड पढ़ सकती है। अब रोवन नोटिस करती है कि एवलिन पार्टी में नहीं आई थी तो वो डॉली से पूछती है कि वो क्यों नहीं आई। डॉली इस पे कहती है कि एवलिन को उसने कॉल करा था लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी रोवन को लार्क का कॉल आता है जो कि अगली सुबह अपनी फ्लाइट से वापस जा रहा था और ऐसे में रोवन उससे कहती है कि फ्लाइट कैंसिल कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। तो हाँ, इस बात पे लार्क मान जाता है और वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर लेता है। वहीं पार्टी में हम लूसी मेफेयर के फादर को भी देखते हैं जिसे अब तक ये पता ही नहीं था कि उनकी बेटी को लैशर ने खत्म कर दिया है। इनफैक्ट वो तो रोवन से ये कह रहे थे कि लूसी हमेशा रोवन को अपना रोल मॉडल मानती थी एंड दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन। ऑफ कोर्स इस बात से रोवन का दिल टूट रहा था लेकिन वो सच बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ बार में हम लैशर को एवलिन के साथ बदतमीजी करते हुए देखते हैं लेकिन एवलिन लैशर को जोर थप्पड़ मार देती है। मतलब एवलिन अब तक एक लौती ऐसी मेफेयर औरत थी जो लैशर से समहाउ सेड्यूस नहीं हुई थी। सभी के बाहर से चले जाने के बाद लैशर एवलिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन एवलिन का बेटा बीच में आ जाता है जिसे लैशर गले से पकड़ के हवा में लटका देता है। अपने बेटे को बचाने के लिए एवलिन भी पीछे से एक टूटे बॉटल से लैशर पे हमला कर देती है और इस हमले के कारण लैशर को बाहर से भागना पड़ता है। वहीं मेफेयर हाउस में जोजो रोवन को बताती है कि कोर्टलैंड पार्टी में लोगों को रोवन के खिलाफ भड़का रहा है। बेसिकली कोर्टलैंड जो काम करता है लोगों को धोखा देने वाला, वो एग्जैक्टली वही कर रहा था। तभी सारे लोग रोवन से पूछने लगते हैं कि लैशर से कब मुलाकात होगी और मोइरा तो सारे लोगों को ये तक बता देती है कि लैशर इस घर में है ही नहीं। लोग इससे अपना धैर्य खोने लगते हैं और रोवन मोइरा से अकेले में बात कर ये डिसाइड करती है कि सबको ये सच बताना जरूरी है कि लैशर ही मेफेयर्स को खत्म कर रहा है, मतलब औरतों को। इनफैक्ट मोइरा यहाँ रोवन को उकसाती भी है कि अगर वो इतनी सच्ची है तो जब लैशर यहाँ आएगा तो वो उसे खुद ही समाप्त कर दे। ये बात मोइरा सिप से भी कहती है जो सामने के घर से छुपकर मेफेयर फैमिली पे नजर रख रहा था। और हम ये भी देखते हैं कि सिप अब भी एल्ब्रिच पे भरोसा कर रहा था जबकि उसे करना नहीं चाहिए। खैर अब जब रोवन डॉली से पूछती है कि एवलिन अब तक क्यों नहीं आई तो डॉली बताती है कि एवलिन जानती है कि इस पार्टी में कोर्टलैंड भी आया हुआ है और वो ऐसे किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहती जहां कोर्टलैंड आता है क्योंकि अपेरेंटली कोर्टलैंड एंड एवलिन के बीच कुछ सीरियस डिफरेंसेस थे। ये सुनते ही रोवन अल्फोंसो को एवलिन मेफेयर के बार में जाकर उसे मेफेयर हाउस में लाने का ऑर्डर देती है। इसके बाद रोवन कोर्टलैंड को एक कमरे में बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि रोवन के हिसाब से कोर्टलैंड ने जानबूझकर एवलिन को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे भी तो पता था ना कि एवलिन उस पार्टी में नहीं आएगी जब तक वो होगा, तो वो ये बात पहले भी बता सकता था। खैर अब अल्फोंसो रोवन को बताता है कि लैशर ने उनपे भी हमला करा है और इस बात को सुनते ही रोवन ट्रिगर हो जाती है कि अब तो सबको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बस फिर क्या था, वो सभी को पार्टी में बता देती है कि अब तक के सारे कत्ल लैशर कर रहा है, लेकिन यहाँ गेस्ट्स रोवन पे ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। बेसिकली गेस्ट वगैरह का कहना था कि रोवन ने उनसे झूठ क्यों बोला। सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डैफ्नी अब पार्टी से बाहर जाने को तत्पर हो जाती है। उसे रोकने के लिए जोजो भी उसके पीछे जाती है लेकिन इसी मौके पे रोवन को फील हो जाता है कि लैशर अब मेफेयर हाउस की तरफ आ रहा है और किसी भी मेफेयर विमेन का बाहर रहना तो सेफ नहीं था। इसलिए न चाहते हुए भी रोवन अपने पावर का यूज करती है एंड डैफ्नी और जोजो दोनों को रोकती है। लेकिन इसी प्रोसेस में ये दोनों थ्राल में चले जाते हैं। थ्राल मतलब एक काइंड ऑफ इल्यूजन जिसमें रोवन इन्हें गलती से डाल दी थी। अब रोवन खुद लैशर का
सामना करने घर से बाहर निकल जाती है और सामने लैशर को जख्मी हालत में आते हुए देखती है। मोइरा भी अब बाहर आकर रोवन से कहती है कि लैशर को खत्म कर दो और रोवन भी लैशर की तरफ बढ़ती है। लैशर रोवन से ऐसा करने से मना करता है और उसे मदर कह के संबोधित करता है। इससे रोवन थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और एन वक्त पे सिप लैशर पे बेहोशी की दवा स्प्रे कर देता है, लेकिन रोवन लैशर को प्रोटेक्ट करने बीच में आ जाती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। मतलब वही बेहोश होती है, लैशर बेहोश नहीं होता। ऑल्दो पीछे से टैलामास्का के एजेंट्स लैशर को कैप्चर कर मौके से फरार हो जाते हैं। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो चौथे एपिसोड का नाम है डबल हीलिक्स और यहाँ शुरुआत में हमें रोवन और लार्क की बैक स्टोरी बताई जाती है। हम समझ पाते हैं कि पहले रोवन और लार्क साथ में ही रोवन के बोट हाउस में रहने वाले थे, लेकिन एकदम से लार्क डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क चला जाएगा क्योंकि यहाँ उसके लायक कोई काम नहीं था। रोवन को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि लार्क पहले ही अप्लाई वगैरह कर दिया था फॉर द वर्क और रोवन को नहीं बताया था। तो हाँ, इसी पॉइंट पे इन दोनों की ब्रेकअप हुई थी पास्ट में। अब रोवन तो इससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी और बहुत हद तक कर भी चुकी थी, लेकिन लार्क शायद अपने किए पे आज भी पछता रहा था। खैर, प्रेजेंट टाइम में रोवन की आंखें खुलती है और उठते ही वो देखती है कि जोजो और डैफ्नी अब भी थ्राल में ही थे। रोवन अब कोशिश करती है उन्हें वापस लाने की, बट सून शी रियलाइजेस कि लैशर के नजदीक ना होने से उसकी पावर्स कम हो गई है और उसके लिए अब ये पॉसिबल नहीं है। आई मीन लैशर जब नजदीक था तो रोवन की पावर्स बढ़ गई थी, तो इट्स ओनली ऑब्वियस कि अगर वो दूर जाएगा तो रोवन की पावर घट भी जाएगी। वहीं लार्क भी रोवन को कॉल कर रहा था और कहीं वो मेफेयर घर ना आ जाए, इसलिए रोवन ही उससे मिलने चली जाती है। लेकिन मीन टाइम में वो मोइरा से कहकर जाती है कि टैलामास्का को कांटेक्ट करो और बोलो कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो लोग लैशर को रोवन के पास लेके आए, जिससे वो जोजो और डैफ्नी को रियलिटी में ला सके, मतलब थ्रॉल से निकाल सके। दूसरी तरफ सिप टैलामास्का की जेल वाले सेक्शन में जाता है जहां उसे लैशर से मिलना था, लेकिन टू हिज शॉक उसे पता चलता है कि कल रात तो लैशर यहाँ आया ही नहीं। मतलब आइडियली लैशर को टैलामास्का के जेल में रखा जाना चाहिए था ना, लेकिन लैशर यहाँ था ही नहीं। वैसे इस जेल के अंदर हम कुछ अजीब क्रीचर्स को देखते हैं, डिपिक्टिंग कि ये इमॉर्टल यूनिवर्स काफी एक्सपैंड होने वाला है। एनीवे, सिप यहाँ बाकी टैलामास्का एजेंट्स को एल्ब्रिज के कार को ट्रैक करने कहता है। क्यों? क्योंकि सिप को शुरू से ही एल्ब्रिज पे शक था एंड लकीली इन्हें एल्ब्रिज की कार मिल जाती है। लेकिन जब सिप वहां जाता है तो उसे कार खाली मिलती है। इनफैक्ट कार के अंदर की सारी मेमोरीज को एल्ब्रिज मिटा चुका था। सिप को बस एक ट्रेस मिलता है छोटा सा, जहां वो बस इतना देख पाता है कि एल्ब्रिज लैशर से कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो हाँ, एल्ब्रिज पूरे टैलामास्का को धोखा देके भाग गया है, लैशर को लेके निकल चुका है एंड सिप के हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी तरफ रोवन लार्क से मिलती है, जहां वो कुछ खास तो नहीं कहती, बस कहती है कि उसके फैमिली में कई सारे डेथ्स हुए हैं जिससे वो परेशान है और हाँ, वो ब्लड उसी के फैमिली में किसी मेंबर का था। लार्क यहाँ कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक से रोवन को घर से कॉल आता है, जिसके कारण अगेन रोवन लार्क से अपनी बातें अधूरी छोड़ के ही चली जाती है। अब मेफेयर हाउस में मोइरा को रायन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कुछ मेफेयर्स एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं जिसमें वो लोग एक न्यू डेजिग्नी चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अब रोवन पर से भरोसा उठने लग गया था। मतलब वही हुआ जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। कोई भी लैशर को ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि सारा ब्लेम रोवन पे आ रहा है। मोइरा यहाँ फिर भी रोवन का साथ देती है और वो इस मीटिंग में नहीं जाती। एंड लेट मी टेल यू कि मोइरा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इन दिस सीरीज। एनीवेज, अब मेफेयर हाउस अचानक से टूटने फूटने लग गया था क्योंकि लैशर अब यहाँ से बहुत दूर जा चुका था। दिस सजेस्ट्स कि ये हाउस भी लैशर की पावर से ही काइंड ऑफ इंटैक्ट था एंड दिस हाउस होल्ड्स अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ रोवन घर वापस लौटकर कोर्टलैंड को कमरे से आजाद करती है और सिप को भी कॉल लगाती है सेइंग कि तुम जल्दी से लैशर को लेके यहाँ आओ, जिसपे सिप कहता है कि मेरे पास लैशर है ही नहीं, वो गायब है। अब रोवन को लग रहा था कि कोर्टलैंड को तो जरूर पता होगा कि एल्ब्रिज का प्लान क्या था, मतलब वो लैशर को कहाँ लेके गया है, बट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट कोर्टलैंड को कुछ भी नहीं पता था। एंड ये लोग श्योर कैसे हो रहे थे कि कोर्टलैंड को नहीं पता है? वेल, मोइरा थी ना, दिमाग ही पढ़ लेती है। ऑल्दो यहाँ मोइरा ये बात डिकोड करती है कि एल्ब्रिज कभी कोर्टलैंड का पार्टनर था ही नहीं, वो तो जूलियन के लिए काम करता था। जूलियन कौन? कोर्टलैंड का बाप। और जूलियन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मित्रों, याद रखना। सो वी कैन अज्यूम कि कोर्टलैंड तो बस एक वीक लिंक था, असली मैटर तो जूलियन, एल्ब्रिज एंड लैशर के बीच था। ऐसे में रोवन डायरेक्टली जूलियन से बात करना चाहती थी, जिसके लिए वो कोर्टलैंड से कोई हल पूछती है। लेकिन सून दे रियलाइज कि घर में रखा ग्रामोफोन लास्ट नाइट डॉली अपने साथ ले गई है और ये लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि इतने अफरा तफरी में डॉली ग्रामोफोन क्यों लेके गई। ऐसे में रोवन और मोइरा डॉली जिन के घर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि डॉली किसी ट्रांस में थी एंड एवेलिन भी वहां प्रेजेंट थी। अब अंदर जाने पे इन लोगों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जूलियन ने मरते वक्त अपनी आत्मा को ग्रामोफोन के साथ बाइंड कर लिया है और ये दोनों सिस्टर्स जूलियन के साथ इंटीमेट होती थी थ्रू द ग्रामोफोन। अब आई नो इट्स वियर्ड, बट विचेस के पावर्स ऐसे ही थे। डॉली जीन अब होश में आती है और रोवन एंड मोइरा डिसाइड करते हैं कि वो अब जूलियन से बात करेंगे थ्रू द ग्रामोफोन। इसी प्लान को अंजाम देते हुए मोइरा ग्रामोफोन को टच कर लेती है, लेकिन इससे उसे ही पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो वही वाला डायलॉग
डायलॉग दोहराती है जो जूलियन ने कोर्टलैंड से कहा था और एकदम से वो टाल्टोस टाल्टोस चिल्लाने लगती है। अब दोस्तों यहाँ आप टाल्टोस वर्ड भी याद रखिएगा, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में काफी सारे राज खोलेंगे इस वर्ड को लेके। जो भी हो, इस सबसे बात इतनी बिगड़ जाती है कि मोयरा को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हम ये भी समझ पाते हैं कि ग्रामोफोन के अंदर की दुनिया जूलियन कंट्रोल करता है। ये काइंड ऑफ लाइक थ्रॉल ही है, मतलब दूसरा डिमेंशन काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली थ्रॉल लेकिन हाँ उसी तरह का दूसरा डिमेंशन जहां वो अपनी दुनिया बनाया है। और जो कोई भी इस दुनिया के अंदर जाएगा जूलियन उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इनफैक्ट उन्हें हमेशा के लिए वहां फंसा भी सकता है। नाउ ऑफ कोर्स उस वर्ल्ड के भी कुछ रूल्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लार्क उस कप को कवर करके ले जाता है जिसमें रोवन चाय पी थी, यानी लार्क अब रोवन का डीएनए वगैरह पे टेस्ट्स रन करने की सोच रहा था। वहीं सिप भी अब एल्ब्रिज के रूम में आकर उसकी चीजों को टच करने लगता है इन ऑर्डर टू गेट सम मेमोरीज। यहाँ उसे एक वाइन की बोतल मिलती है जो कि एल्ब्रिज ने जानबूझकर छोड़ा था और सिप अब फाइनली समझता है कि कैसे एल्ब्रिज ने उसे बुरी तरह से धोखा दिया है। वहीं एल्ब्रिज के ऑफिस के फायरप्लेस में सिप को डायरी के जले हुए पीसेस दिखते हैं और अचानक से एम्स्टरडैम जहां टेलेमास्का का हेड ऑफिस है वहां से एक लेडी सिप को अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि टेलेमास्का ग्रुप के लिए एल्ब्रिज एक भागा हुआ अपराधी था और उसका साथ दिया कौन था? ऑफ कोर्स सिप दिया था। सिप उसे इस जले हुए पीस के बारे में कुछ कहता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें भी टाल्टोस लिखा हुआ था। अगेन मैं बोल रहा हूं वर्ड याद रखना, क्यों? क्योंकि ये टाल्टोस का राज है ना, वो हमें आगे पता चलेगा और वही बहुत ज्यादा मेन चीज है और जूलियन को भी याद रखना मित्रों। एनीवेज इसके बाद में बहुत सारी छोटी मोटी कहानियां चल रही होती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। फॉर एग्जांपल घोस्ट मिली कोर्टलैंड से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मिली जिस आदमी से शादी करना चाहती थी कोर्टलैंड उसके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि जूलियन भी उस आदमी के खिलाफ था। हम जानते हैं कि कोर्टलैंड जूलियन के खिलाफ जाने की हिम्मत तो नहीं रखता था। और हाँ, अब कोर्टलैंड उदास था क्योंकि उसने जोजो को हमेशा धोखे में रखा था। कोर्टलैंड अब जेन्युइनली जोजो को थ्रॉल से बाहर निकालना चाहता था और इसके लिए अब वो जेन्युइनली रोवन का साथ दे रहा था। खैर अब हॉस्पिटल में रोवन डिसाइड्स कि वो किसी और की लाइफ खतरे में न डालते हुए खुद ही जूलियन के पास जाएगी और इस काम में मोयरा और रोवन साथ हैं। वहीं रिसर्च करते हुए लार्क को पता चलता है कि रोवन और लैशर के डीएनए में एक चीज कॉमन थी कि दोनों के ही 4 क्रोमोसोम्स ज्यादा थे। इसे लार्क सोच में पड़ जाता है कि क्या रोवन इंसान है या कुछ और। अब इस एपिसोड के एंड में एक रिचुअल के थ्रू रोवन ग्रामोफोन के अंदर जाती है जहां वो खुद को जूलियन के सामने पाती है। हम एक झलक देखते हैं कि रोवन के आने से जूलियन स्माइल करता है। अब एपिसोड तो इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ और डिटेल्स दे देता हूँ इस ग्रामोफोन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस ग्रामोफोन की मदद से आप जूलियन के वर्ल्ड में जा सकते हैं और वहां जाने के बाद वापस आने का आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जो कि एक आवर ग्लास से ट्रैक होता है। यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास 1 घंटे का ही वक्त होता है। बट मोर थिंग इज कि आप खुद से बाहर नहीं आ सकते अनटिल अनलेस बाहर से कोई रिचुअल करके आपको पुल आउट करेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप कुएं के अंदर है तो खुद बाहर नहीं आएंगे, जब तक आपको कोई रस्सी नहीं फेंकेगा आप बाहर नहीं आ सकते। और बाहर जाने के लिए भी आपको काइंड ऑफ जूलियन की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा था कि जूलियन चाहे तो लोगों को हमेशा के लिए ट्रैप कर सकता है। बट देन अगेन इसमें भी एक कंडीशन है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक ट्विस्ट है जो कि आगे वाले एपिसोड्स में खुलेगा। सो यस, यहाँ पे फाइनली ये वीडियो खत्म होती है जहां मैंने आपको 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब आई नो आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि लैशर का धरती पे जन्म क्यों हुआ है, जूलियन इन चीजों से कैसे कनेक्टेड है, जूलियन का इंटेंशन क्या है, क्या कोर्टलैंड वाकई में अच्छा हो गया है या फिर वो आगे धोखा देगा। वेल ये सारी बातें अगली वीडियो में क्लियर हो जाएंगी जहां मैं बाकी 4 एपिसोड्स के साथ साथ बहुत सारी थियरीज पे बात करूंगा। लेट मी टेल यू कि सीजन 2 का आखिरी 2 एपिसोड्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब सीजन 1 काइंड ऑफ मिड था, सीजन 2 में भी पहले 4 एपिसोड्स थोड़े स्लो थे, बट अब कहानी काफी तेज जाएगी। इनफैक्ट लास्ट 2 एपिसोड्स में तो गजब का स्लो डाउन होगा। तो हाँ, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।